तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज हमें सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में करीब 51 अंकों की गिरावट है। निफ्टी वहीं 7800 के ऊपर तो बनने में कामयाब है, लेकिन 13 अंकों की कमजोरी के साथ यहां कारोबार हो रहा है। लेकिन एक्शन दिख रहा है मिड कैप में। मिड कैप में तेजी है, 33 अंकों की बढ़त 12,992 पर मिड कैप इंडेक्स है। वहीं बैंक निफ्टी भी हरे निशान को कायम रखने में अभी तक कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी में 17,148 पर कारोबार हम देख रहे हैं। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 804 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके मुकाबले 558 शेयर हैं जो नीचे गिरने वाले हैं। तो बाजार का मूड हमने जो 2 दिन की तेजी देखी थी उसको कहीं ना कहीं रेस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरावट है। लेकिन दिन भर देखना होगा कि क्या रुख अख्तियार करते हैं बाजार। शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ है मोनार्क नेटवर्क के मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। आप दोनों का ही स्वागत है। मानव, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। निफ्टी में क्या करें सर, आज क्या सलाह देंगे, क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे इंट्राडे के लिए? देखिए, फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 7800 और 7780 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर्स है मार्केट्स के ऑन दी लोअर साइड। हमने अगर देखा हो तो लास्ट 2 दिन पहले जिस तरीका का एक रिवर्सल फॉर्मेशन निफ्टी ने देखा था फ्रॉम इट्स रीसेंट लोज ऑफ 7720 7730, आई थिंक कहीं ना कहीं जो अभी रीसेंट लो बना है वो होल्ड कर सकता है नियर टर्म में, जिसके चलते हमारा ऐसा मानना है कि अपसाइड में निफ्टी एक बार 8000 to 8100 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है विद इन अ वीक्स टाइम। सो आई थिंक करंट लेवल्स मार्केट का एक्चुअली जो ब्रेथ है काफी वीक है, तो जिसके चलते हमें काफी सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिल रहा है। बट नेवरदलेस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इन द मार्केट। सो आई थिंक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक बार 7860 क्रॉस कर लेगा जो इसका प्रीवियस हाई है येस्टरडे का, तो आई थिंक उसके बाद निफ्टी में एक मोमेंटम आने की संभावना है। सो आई थिंक करंट लेवल्स वी आर रिकमेंडिंग क्लाइंट्स के शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए वन शुड डेफिनेटली डू अ बाय ऑन डिप्स अप्रोच। ओके, तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके यानी कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच लेके चले, बाजार में फायदा होगा आपको। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अनंतपुर से हमारे साथ श्रीराम जी जुड़ रहे हैं। श्रीराम जी आए, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैंने जेबीएफ 2000 शेयर लिया है 233 में। 233 में? हाँ, 236। हाँ, ओके। और सीसीएल प्रोडक्ट लिया है 240 में। हाँ, और मैं अभी 1 महीने तक रख सकता हूँ क्या? अभी मेरा रेट आएगा या नहीं? सीसीएल प्रोडक्ट्स लिया है 240 पे। हाँ सर, ठीक है। जेबीएफ इंडस्ट्रीज और सीसीएल प्रोडक्ट्स, मानव 1 महीने का टाइम होराइजन है, क्या करें? सबसे पहले मैं इन्हें जेबीएफ के बारे में अपडेट देना चाहूँगा। एक्चुअली जेबीएफ का वीकली में एक 195 और 200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो नियर टर्म पर्सपेक्टिव में जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक चांसेस है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आने की संभावना रहेगी। बट जेबीएफ इंडस्ट्रीज का मैं उन्हें एक सलाह दूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्टली 195 का डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगा के ही इस स्टॉक में अपना जो इनका व्यू है उसके हिसाब से चलो। 195 अगर तोड़ेगा तो स्टॉक में काफी वीकनेस आ सकती है। चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से अगर होल्ड करे तो एक बाउंस बैक आ सकता है अराउंड 230। बट मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि अपसाइड में एक बार अगर उन्हें चांस मिल रहा है एग्जिट का तो एट हायर एंड डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। टीसीएल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टॉक में हमने जिस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया था वैसा तो आया नहीं है। सो एट दी करंट लेवल्स हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक रेंज बाउंड एक्शन ओवरऑल देखने मिल सकता है। ओवरऑल मोमेंटम्स हायर टाइम फ्रेम चार्ट में कहीं ना कहीं जो दिखा रहे हैं इस एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संकेत है। सो दोनों स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बट अगर वो चाहे तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में मैं उन्हें मैरिको इंडस्ट्रीज लेने की सलाह दूंगा। स्टॉक ने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट्स में, तो आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में मैरिको में नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस अगर वो चाहे तो एक 2 हफ्ते के लिए होल्ड करे तो अपसाइड में 10% आने के पोटेंशियल है। ओके, सो जेबीएफ और सीसीएल से एग्जिट की सलाह याद दे रहे हैं, लेकिन जेबीएफ में एक 195 रुपए के स्टॉप लॉस को भी आप जरूर ध्यान में रखें। मोहम्मद तलहार से बात करते हैं जो हमारे साथ जुड़े संत कबीर नगर से। नमस्ते तलहार जी, बताइए कौन से शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं? जीती बहन जी, हमारे पास जेट एयरवेज का है और जेट एयरवेज में हम फंस गए लेकर के 245 रुपए के दर से, क्या करें इसमें? 215 शेयर है, 445 के स्तर पर आपने खरीदे थे सर? 445 रुपए में खरीदे हैं, 200 से 215 शेयर है।
जी जी, 23 रुपए 60 पैसे के नुकसान पर यहाँ जेट एयरवेज पर आप बैठे हैं। वैसे अच्छी खबर जेट एयरवेज के लिए भी नहीं आई है। कल सीसीआई ने इन पर बड़ा फाइन ठोका, 151 करोड़ जो जेट एयरवेज के हिस्से में आया है, इतनी पेनल्टी। मयूरेश सर, गुड मॉर्निंग। जेट एयरवेज में अभी क्या करने की सलाह देंगे? मोहम्मद जी को ऑलरेडी 23 रुपए 60 पैसे पर शेयर का नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है। मॉर्निंग प्रियंका जी, कल के अगर हम ऑर्डर की पहले बात करें तो क्लियरली आई थिंक जो एक लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एयरलाइन कंपनीज की तरफ, आई थिंक वो ये यूज करेंगे। दूसरी बात, जैसे हम एटीएफ प्राइसिंग की बात करते हैं, आई थिंक एटीएफ प्राइसिंग अच्छी तरह से गिर गई है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। इसकी वजह से आई थिंक जो एक इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव वे में इबिटा मार्जिन्स पे, वो हमने देखा है ये क्वार्टर के नंबर्स पे। वेदर दैट विल कंटिन्यू, मुझे लगता है आई थिंक जैसे ब्रेंट प्राइसिंग हो रही है एंड वेदर दैट पैन्स आउट बिटवीन दैट $40 to $55 काइंड ऑफ रेंज, आई थिंक क्लियरली एक जो प्राइसिंग प्रेशर्स होंगे एटीएफ रिलेटेड, आई थिंक वो कम होंगे। तीसरी बात, आई थिंक जो लोड फैक्टर्स होते हैं काफी एयरलाइन कंपनियों के लिए, आई थिंक दैट शुड शो सम अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक Q3 विद हॉलिडे सीजन अराउंड और जैसे दिवाली सीजन हुआ, आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इन एक्सपेक्टेशन इन PLFs। तो मुझे लगता है जो लोड फैक्टर्स होंगे दैट विल शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो आई थिंक इट्स मोर टैक्टिकल एंड टैक्टिकल कॉल। अगर आप देखते हैं कि एटीएफ प्राइसिंग कम है, लोड फैक्टर्स इंप्रूव होते हैं, उसकी वजह से आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन और थोड़ी बॉटम लाइन में ग्रोथ आएगी। तो आई थिंक ये स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के हिसाब से। बट ये स्ट्रक्चरल प्लेस हो सकते हैं क्या? काफी वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि आई थिंक जो कैश फ्लो निर्भर होता है वो एटीएफ प्राइसिंग पे होता है, हाउ लोड फैक्टर्स पैन आउट, विच इज नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर 1 से 2 क्वार्टर का व्यू है तो बने रहना चाहिए, लॉन्गर टाइम फ्रेम है तो देयर आर फार बेटर स्टॉक्स टू लुक एट। ओके, तो 3 से 6 महीने, 1 से 2 क्वार्टर्स तक का नजरिया रखें। शायद जो बिल्डअप, जो मूव आ रहा है वो शायद कंटिन्यू हो जब तक एटलीस्ट एटीएफ के प्राइसेस, कच्चे तेल की प्राइसेस कम है, क्योंकि 40-45% इनका जो कुल खर्च होता है वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर होता है। तो जब तक वो कम है, ऑपरेशनली कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और स्टॉक प्राइसेस में उसका ड्यूली रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन लुधियाना से हमारे साथ अब सिमरनजीत सिंह जुड़ रहे हैं। सिमरनजीत सिंह जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। यस सर। JSW अंडर शेयर है 131 के हिसाब से। 131 पे JSW एनर्जी, ओह 40-50 रुपए नीचे आ गया। हाँ जी, मैंने 2 साल उसको होल्ड किया हुआ, लेकिन अभी उसका रेट मुझे दोबारा मिला नहीं अभी तक। 2 साल से रखे हुए हैं अपने पास? हाँ जी। ओके। हाँ जी, और एक मेरे पास 32 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री के, वो 1350 के ऊपर। दोनों हाइस पे पकड़ लिए हैं आपने दोनों स्टॉक्स। वो एवरेज किया है। तो एवरेज करते करते आपका बाइंग प्राइस आया 1350। हाँ जी, और रिलायंस पेट्रोल जब डिवर्ट हो गए थे ना, कन्वर्ट हो गए थे, तब से लिए हुए मेरे पास। अच्छा, चलिए, क्योंकि आप 2 साल से ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो मुझे लगता है टाइम आपके लिए कंसर्न नहीं है, आपको अपने लॉसेस कम करने या फिर प्रॉफिटेबली एग्जिट करना है। मयूरेश, क्या करें? रिलायंस 1300-1350 के एवरेज बाइंग है, JSW एनर्जी 130 की बाइंग है, 85 पे समय चल रहा है। तो आशीष जी, आई थिंक अगर इनका टाइम होराइजन 2 साल 3 साल के ऊपर ही है तो आई थिंक JSW एनर्जी में बिल्कुल बने रह सकते हैं। थोड़ी दिक्कतें आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखने मिलेगी, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउ रियलाइजेशंस विल पैन आउट। बट आई थिंक एक बार नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इन माय ओपिनियन ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स, स्पेसिफिकली आई थिंक जो पावर सेक्टर और पावर सेक्टर रिलेटेड इश्यूज है, आई थिंक JSW एनर्जी कैन डिलीवर एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ रिटर्न्स निवेशक के लिए। जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक मैं काफी पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है आई थिंक जितने मैंने कोर केपेक्स किए हैं और जैसे कमीशनिंग होगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, वो पेट गैसिफिकेशन की हो या उनकी नए पेट कैम फैसिलिटीज की हो, आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रेंड दर्शाया जाएगा अर्निंग्स पे। एंड क्लियरली आई थिंक FY17 के जो नंबर्स आने लगेंगे विद कमीशनिंग कमिंग थ्रू, मुझे लगता है आई थिंक इट विल बी फार बेटर। तीसरी बात, आई थिंक उनकी टेलीकॉम है, आई थिंक लार्जली कोई फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ नंबर्स विल पैन आउट, बट केपेक्स साइकिल प्रॉब्ली खत्म हो गया है बोथ इन टर्म्स ऑफ कोर एंड नॉन कोर। तो आई थिंक जो रिटर्न्स होंगे वो बैक एंडेड होंगे FY17 के बाद, बट दोज रिटर्न्स विल हैव अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट जो रिलायंस के ROEs पे आती है। तो मुझे लगता है आई थिंक लंबा समय के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो रिलायंस बिल्कुल होल्ड करें, इट शुड बी वन ऑफ योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स। और आप, क्योंकि मयूरेश आपको रिलायंस पर सलाह दे रहे थे, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो TV18 का हिस्सा है और TV18 की होल्डिंग कंपनी और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हम अभी हाजिर हो रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मानव और मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, एक स्टॉक जिस पे आपसे क्विकली चेक लेना चाहूंगा पहले, इससे पहले मैं दर्शक का सवाल लूं। जीएमआर इंफ्रा, इस मैनेजमेंट से हमने अभी कुछ ही देर पहले बातचीत करी, बड़ा एक रिलीफ आता हुआ नजर आया, इनके पावर प्रोजेक्ट के लिए सीआरसी का एक ऑर्डर आया है। आज 6% का उछाल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है जब से वो नंबर्स आए हैं। चार्ट से कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप नोटिस भी करेंगे तो अगस्त से ये स्टॉक ने इसका जो इम्पोर्टेंट लो है वो डेफिनेटली मेंटेन करके रखा हुआ है। 10 और 11 के आसपास हमने काफ़ी हद तक देखा है कि स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है, और लास्ट 2-3 दिन में जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ हमने स्टॉक में एक रैली देखी है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल का तो संकेत आ चुका है डेफिनेटली, जिसके चलते हमने मोमेंटम देखा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अगर नियर टर्म में स्टॉक हमें ये देखना है कि 15 के ऊपर अगर वीकली क्लोज मिलता है, वीकली क्लोज इन द स्टॉक, बिकॉज इसका ऑलरेडी जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी बेरिश रहा है, तो जब तक ये स्टॉक वीकली 15 या 15.5 के ऊपर बंद नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ ज्यादा हम अपसाइड के बारे में बात नहीं कर सकते। बट यही कह सकते हैं कि अभी एक नियर टर्म लेवल्स जो है वो अपसाइड 15 के ऊपर जाएगा, सो वहां से एक अनदर 20% गैप अप या एक मोमेंटम की आने की संभावना है। करंटली लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास रेजिस्टेंस है जो अराउंड अबाउट 14 और 14.5 के आसपास है। सो एट द करंट लेवल्स इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू ये स्टॉक ओवरऑल वेट एंड वॉच अप्रोच के लिए ही देखना पड़ेगा फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए मुंबई से हमारे साथ मंजूषा राणे जी जुड़ रही हैं। मंजूषा जी, हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। Good morning, sir. And I'm very happy that I got connected to CNBC. हमें भी उतना खुशी है कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है मैम। Yeah, since 1 year I was trying. So okay, I had 2 questions. एक MCX पे मुझे opinion चाहिए था, because from 7 to 8 months I have purchased those shares at the rate of 12.40, 10 shares. But अभी बहुत नीचे आया है, तो should I average out this? And I want the opinion on Gati also. गति का मैंने परसों 143.29 से 100 शेयर्स परचेज किए हैं। शॉर्ट टर्म व्यू था, बट देन इफ आई एम नॉट प्रॉपर रेट देन आई कैन होल्ड ऑन। ठीक है, तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक्स पे एक्चुअल कॉल क्या लेना चाहिए। मयूरेश, एमसीएक्स लॉसेज हो रहे हैं 300-350 रुपए के आसपास, रिसेंट हाइज पे पकड़ लिया है, और गति खैर इनकी बाइंग लेवल्स के आसपास है। दोनों स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में रखने लायक है। एमसीएक्स में क्या एवरेज आउट करा जाए इन लेवल्स पर? सो आशीष जी, अगर एक पेशेंस हो तो आई थिंक एमसीएक्स में जैसे हमने कमोडिटी टर्न पेशेंस तो है इनमें, 1 साल से सीएनबीसी वास को फोन लगा रही हैं ये। पेशेंस इज टर्म ऑफ होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 2 years इन माय ओपिनियन आशीष जी। सो क्लियरली अगर आप देखते हैं तो जैसे एग्रो कमोडिटी प्लेस और टर्नओवर पैन आउट हो रहे हैं एमसीएक्स पे स्पेसिफिकली, आई थिंक उधर थोड़ी दिक्कतें हो रही है इन टर्म्स ऑफ हाउ टॉप लाइन ग्रोथ विल पैन आउट। दूसरा आई थिंक जैसे एक रेगुलेटरी मूव्स देख रहे हैं हम, ऑफ वेदर देयर विल बी एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट अलाउड स्पेसिफिकली फ्रॉम एन एफडीआई एंगल, आई थिंक वो एक पाथ ब्रेकिंग सा हो सकता है। एनी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स विल अगेन बी समथिंग टू बी वॉच्ड आउट फॉर, बट ये लॉन्ग टर्म अफेयर्स रहते हैं। एंड अगेन आई थिंक विद रिस्क ऑन रिस्क ऑफ जैसे होता है, आई थिंक इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स की तरफ रुझान ज्यादा हो जाता है, कमोडिटीज का टर्नओवर थोड़ा कम हो गया। तो मुझे लगता है आई थिंक 2 से 3 साल का अगर इनका नजरिया हो तो आई थिंक एमसीएक्स में होल्ड कर सकते हैं। जहां तक गति का सवाल है, आई थिंक टच पॉइंट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच पिन कोड्स दे एड्रेस, आई थिंक एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, लेकिन इबिटा मार्जिन में जितने इन्होंने केपेक्स हिट लिया है, आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा आई थिंक दिक्कत भरा रह सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लॉजिस्टिक्स स्पेस में अगर आपको रहना है तो आई थिंक लुक एट काउंटर्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट कॉर्प या वीआरएल लॉजिस्टिक्स, जो एक बहुत एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, जिनका फिक्स टर्नओवर रेशियोज काफी हाई है। और मुझे लगता है आई थिंक इफ जीएसटी इज बिकमिंग अ रियलिटी और अगर ये पास थ्रू होता है तो आई थिंक ऑल दीज स्टॉक्स विल डू वेल, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ट्रांसपोर्ट एंड वीआरएल कैन बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो आई थिंक अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं ये 2 स्टॉक पे डिक्लाइंस पे, तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years आई थिंक मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट मनी। पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जमकर निवेश हुआ है और फंड्स ने बाजार में काफी सौदे भी किए हैं। किन शेयरों में फंड्स ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है और किन शेयरों से उनका मुंह बंद हो गया है, यही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, बताइए कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें फंड्स ने पहली बार खरीदारी की है और किन शेयरों को बेचकर पूरी तरह निकल गए हैं?
देखिए, पिछला महीने आपको पता होगा कि काफी सारे नए आईपीओस आए थे, तो जाहिर सी बात है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इन आईपीओस में जम के खरीदारी की है। सीसीडी, इंटरग्लोब एविएशन, एसएचकेएल, ये कुछ नए स्टॉक्स है जिनमें उन्होंने खरीदारी की है। इसके अलावा इंफ्रा स्टॉक्स अब इन म्यूचुअल फंड्स के रडार पे आ गए हैं। जीएमआर इंफ्रा, जय कुमार इंफ्रा, ये 2 इंफ्रा स्टॉक्स है जिनमें नई खरीदारी की गई है। इसके अलावा क्लेरिस लाइफ साइंसेस और टीडी पावर सिस्टम, ये वो स्टॉक्स है जिनमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नई खरीदारी की गई है। जिन स्टॉक से कुछ चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स पूरी तरह से एग्जिट कर चुके हैं उनमें इमामी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, एबीबी इंडिया, सिंजीन इंटरनेशनल, नीलकमल, जस्ट डायल, अमरा राजा और गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर शामिल है। इन शेयरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है, यानी ज्यादा खरीद रहे हैं, और कौन से वो शेयर्स हैं जिन्हें बेचे जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा दिलचस्पी जिन स्टॉक्स में इन म्यूचुअल फंड्स ने दिखाई है उसमें कुछ स्टील स्टॉक्स है, जैसे कि टाटा स्टील है। आपको याद होगा काफी पिटाई इस काउंटर में हुई थी, उसके बाद अब म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी करके चल रहे हैं। इसके अलावा एक ऑटो काउंटर का भी स्टॉक है जिसमें आपको याद होगा काफी गिरावट हुई थी, और वो है टाटा मोटर्स का स्टॉक। इसमें भी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडियन होटल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें म्यूचुअल फंड से खरीदारी की है। जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड ने अपना हिस्सा बेचा है या फिर कम किया है उसमें सबसे आगे आईटी स्टॉक्स है। इसमें इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक में बिकवाली की है। भाई फार्मा स्टॉक्स आपको याद होगा काफी डिफेंसिव में माने जाते थे, काफी सेफ बेट्स माने जाते थे, लेकिन अब म्यूचुअल फंड इनमें बिकवाली कर रहे हैं। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक में बिकवाली की है। इसके अलावा आईडीएफसी में बिकवाली की है म्यूचुअल फंड ने। आरईसी, मारुति सुजुकी पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न इसने दिया है, और अब म्यूचुअल फंड्स इससे भी एग्जिट कर रहे हैं। वही सीएट, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने अब एग्जिट किया है। ओके, चलिए, धन्यवाद वरुण आपका। तो क्योंकि डीआईएस आजकल इंडियन मार्केट्स में यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक बड़े एक्टिव हो चुके हैं, तो बड़ा जरूरी है कोशिश करें क्या ट्रेंडिंग है, क्या कर रहे हैं डीआईएस, ताकि हम और आप भी निवेश की रणनीति बना सकें। क्या बेचा है? वरुण की बात सुन के लगा मुझे कि आईटी में बिकवाली हो रही है। तो आईटी में तीनों दिग्गज विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, अक्टूबर के महीने के ये आंकड़े हैं, यहां पे ज्यादातर दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है। फार्मास्यूटिकल्स में सिलेक्टिवली तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, कुछ बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें बिकवाली हुई है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑटो में इमर्ज हो रहा है। मारुति में बिकवाली होती हुई नजर आई है, और टाटा मोटर्स फंड ने अक्टूबर के महीने में खरीदारी करी है। इसके अलावा जैसे वरुण हाईलाइट कर रहे थे, जो तमाम नए बड़े टॉक्ड अबाउट आईपीओस थे, चाहे कॉफीड एंटरप्राइजेस का हो, चाहे वो इंटरग्लोब एविएशन हो, एसएचकेएल हो, इन सब में म्यूचुअल फंड ने तगड़ी बाइंग करी है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पे सब्सक्राइब किए गए थे, तो ऑब्वियसली अब वो पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता हुआ। और इंटरेस्टिंग है इंफ्रा कंपनीज, हम बात भी कर रहे थे एक जीएमआर इंफ्रा की, फंड ने उस स्टॉक को भी खरीदा है, साथ साथ जय कुमार इंफ्रा जैसे स्टॉक्स खरीदारी करी जा रही है। लेकिन मयूरेश, मेरा एक सवाल है ऑटोज को लेकर, ये मारुति को फंड्स क्यों डंप कर रहे हैं? क्या वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न? वैल्यूएशंस आशीष जी हमेशा हायर साइड पे थे, और जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मारुति को मिलते थे इट वाज मोर विद देयर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। जैसे इनकी प्रोडक्ट मिक्स थी, जैसे इनके नए लॉन्चेस थे, जैसे इनका मार्केट शेयर था, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फॉल इन इनपुट कॉस्ट, जैसे इनकी EBITDA मार्जिन्स पैन आउट हुई थी स्पेसिफिकली फॉर द क्वार्टर गॉन बाय। आई थिंक द मार्केट्स ऑब्वियसली लुक्ड एट ऑल दीज फैक्टर्स। हाउएवर आई थिंक जो वैल्यूएशंस मारुति डिराइव करता है आई थिंक इट्स ऑन द हायर साइड, बट हमें लगता है आई थिंक जो प्रीमियम वैल्यूएशंस मारुति को मिलते हैं बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक सस्टेन होने चाहिए। जो बलेनो की उनकी नई लॉन्च हुई है दैट इज एक्सट्रीमली वेल रिसीव्ड बाय द मार्केट्स, और हमें लगता है आई थिंक द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, हमें लगता है 39% अर्निंग्स ग्रोथ मारुति के लिए रूल आउट नहीं की जा सकती। वी आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू एस्टिमेट्स ऑफ 225 रुपीज इन टर्म्स ऑफ कोर ईपीएस मारुति के अर्निंग्स में 2017 के पर्सपेक्टिव से। मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रन पोर्टफोलियो स्टॉक। तो फिर एक सवाल फिर आसान जो होगा, मारुति लूं फिर इस समय टाटा मोटर्स लूं? इनफैक्ट वैल्यूएशंस को हम देखें तो आई थिंक टाटा मोटर्स इज लुकिंग अट्रैक्टिव, लेकिन टाटा मोटर्स के खुद के भी कंसर्न्स हैं, तो जितना यहां से रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, 285 रुपए से आशीष जी, इफ यू रिमेंबर आई थिंक द स्टॉक हैज मूव्ड अप टू 410 इन द मैटर ऑफ 2 मंथ्स। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ जो डिस्काउंटिंग 82-85 रुपीज पे आई थिंक इज लार्जली फैक्टर्ड इन, बट अभी आई थिंक एवरीथिंग विल पैन आउट कि जो एक्स चाइना सेल्स है जेएलआर के स्पेसिफिकली वो कैसे पैन आउट होते हैं, कैसे नई लॉन्चेस आती हैं इनकी, और स्पेसिफिकली आई थिंक ऑन द डोमेस्टिक साइड
पीवी मार्केट शेयर कैसा गेन करते हैं, बिकॉज एमएचसीवी इज डूइंग वेल फॉर टाटा मोटर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक नीचे के स्तर पे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन था। वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग टाटा मोटर्स टू परफॉर्म वेल, तो मेरे ख्याल से आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए टाटा मोटर्स। एंड सिमिलरली मारुति के केस में आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्टॉक। चलिए, दोनों अगर आपके पास हैं तो होल्ड करें, अपसाइड अच्छे यहां से भी मिलेंगे। दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक। भारतीय बाजार सुस्ती, कमजोरी भी नहीं कहूंगा, सुस्ती के साथ कामकाज। निफ्टी में 10-11 अंक के आसपास की कमजोरी। ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप स्मॉल कैप का जो यूनिवर्स है उसमें खरीदारी है, तो वो बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, हर एक गिरने वाले के सामने या फिर कह लूं हर 2 गिरने वालों के सामने 3 स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 60% मार्केट हरे निशान में इस समय। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। और सर, आपका मैं सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। मनोज कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से। नमस्ते मनोज जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? जी, मेरे पास आरईसी के 100 शेयर 291 के भाव पे है। बहुत पहले मैंने खरीदा था और अभी गिर गया है। और एक जैन एलिगेशन है मेरे पास 200 शेयर, ये भी 78 रुपये 60 पैसे पे खरीदा हुआ मैं। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हेड और करना चाहिए या कब तक इसका ये मेरे भाव के आसपास आ जाएगा? क्या करे, इसमें रहे या निकल जाए? ओके, सो आरएससी और जैन इरिगेशन आपके लेवल से आरएससी में 291 की खरीद रही है, 78 रुपए जैन इरिगेशन में। मानव, ये दोनों आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे दिखते हैं? और मनोज जी को जो उम्मीद है, इनका भाव इन्हें कब तक मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए, अगर आप आरईसी के बारे में बात करेंगे, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा है। एंड रिसेंटली इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 220-210 के आसपास आता है। सो आई थिंक डाउनसाइड अभी भी आरईसी में आने की संभावना है फॉर अनदर 5 to 6%। बट अगर सिंस उनका कॉस्ट प्राइस काफ़ी हाई लेवल पे, अगर ये स्टॉक लोअर लेवल्स में मिले तो मैंने आरईसी में लोअर लेवल्स में एक बार एवरेज करने की सलाह दूंगा, बिकॉज वहाँ से स्टॉक एक रिबाउंड रैली दे सकता है। एंड एट दी हाई लेवल्स ही कैन डेफिनेटली लुक टू एग्जिट। जैन इरिगेशन की बात की जाए तो मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि करंट लेवल्स या इवन एट लिटिल हायर प्राइस वो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट करे। आई डोंट सी द स्टॉक इवन गोइंग बियॉन्ड द लेवल्स ऑफ 70 इन द नियर टर्म। सो कहना कि स्टॉक 67-68 के आसपास आके टॉप आउट होता है एंड देन वहां से वापस एक गिरावट आती है। सो जैन इरिगेशन एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। सो एट दीज करंट लेवल्स आई एक्सपेक्ट द स्टॉक टू इनफैक्ट डिक्लाइन बाय अनदर 5 to 8%। सो मैं जैन इरिगेशन में से तो उन्हें एग्जिट करने की सलाह दूंगा। ओके, तो मनोज जी जैन इरिगेशन से एग्जिट करें। एटलीस्ट चार्ट्स पे तो मोमेंटम वो तेजी नजर नहीं आती और आरईसी भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करने के मौके जो आपको सीधे सीधे मानव समझा रहे हैं। छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद भी दोनों एक्सपर्ट बने रहेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप हमारे साथ ग्वालियर से सुमीत जी जुड़े हैं। सुमीत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास आईडीबीआई के शेयर है, 1000 शेयर है, 55 रुपीज के। 55 के हैं? हाँ सर। ओके, लंबे अवधि के लिहाज से लिया था सर क्या? हाँ सर, लंबे अवधि के लिए। तो अब आप जानना चाहते हैं कि मुनाफा वसूल लूं या बना रहा हूं? सर मैं अभी चाह रहा था कि बना रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, तो आपने मन बना रखा है, जानना चाहते हैं रणनीति सही है कि नहीं आपकी। मयूरेश, आईडीबीआई 55 की बाइंग, 30 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, लंबी अवधि के लिए रखे रहें? तो क्लियरली आई थिंक लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई थिंक अगर हम देखते हैं तो जैसे एसेट क्वालिटी पैन आउट हो रही है, आई थिंक बहुत इंकरेजिंग नहीं है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट के रुझान है ऑफ प्रॉब्ली गोइंग द सेम वे जैसे एक्सिस और यूटीआई के साथ हुआ था, मुझे लगता है आई थिंक जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अनलॉक इफ दिस थिंग हैपेंस काफी सब्सटेंशियल हो सकता है। जो दिक्कतें हैं एसेट क्वालिटी को लेके, कैपिटल एडिक्वेसी को लेके, आई थिंक दोज इश्यूज कैन गेट एड्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस 55 पे है, मैं बिल्कुल सलाह दूंगा कि होल्ड ऑन करें स्टॉक को विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, सो आईडीबीआई पर मयूरेश जी की होल्ड की सलाह। और अब बात करते रामकिशोर से, जयपुर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते रामकिशोर जी, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास, क्या पूछना चाहते हैं आप? रामकिशोर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो पूछिए अपना सवाल सर।
रामकिशोर जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हम तक पहुंच गया था और रामकिशोर जी ये पूछ रहे थे कि ये खरीदारी करना चाहते हैं बीएफ यूटिलिटीज और मदरसन सूमी में, कौन सा अच्छा स्टॉक रह सकता है इनके लिए। मानव, ये दोनों अभी जिस प्राइस पॉइंट पर हैं, किसको खरीदने की आप सलाह देंगे सर? देखिए, एट द करंट लेवल्स जो फॉर्मेशंस स्टॉक्स में हमें देख रहे हैं उसमें से सबसे अच्छा जो आपने पहले बताया मदरसन सूमी, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा पैटर्न से एक बहुत अच्छा मूव दिया है फ्रॉम इट्स रीसेंट क्लोज ऑफ 210 to 20 एंड आई थिंक इन द नियर टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक ने एक मीडियम टर्म बॉटम तो डेफिनेटली बना दिया। सो दोनों स्टॉक्स में से चूज करना तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वी शुड कंटिन्यू अ बाय ऑन डिप्स अप्रोच। लोअर साइड में स्टॉक का 260 और 265 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस के साथ कोइंसाइड करते हैं। सो एट द करंट लेवल्स वो चाहे तो ये स्टॉक को थोड़ा फेज मैनर में लेने की सलाह दूंगा एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू एक्चुअली टेस्ट इट्स प्रीवियस पीक हाई ऑफ क्लोज टू 340 to 350 नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, इस बीच एक स्टॉक जो बाजार पे लगातार प्रेशर बना रहा है वो है इन्फोसिस का काउंटर। आज भी 0.3% का दबाव है। पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट ₹125 झटक चुका है ये काउंटर। मयूरेश, क्या हो रहा है? ये गाइडेंस में ऐसा कुछ तो था नहीं, सिर्फ एक ही बात समझ में आई मुझे कि पहली छमाही से दूसरी छमाही में मार्जिन पे दबाव होगा, पर वो सीजनली वीक क्वार्टर होता है तो बाजार समझता है। ये क्या वो वीजा के लॉस पे जो बदलाव होने वाला है H1B वीजा के, उसका दबाव है क्या? तो क्लियरली आशीष जी, आई थिंक मार्जिन्स के जो प्रेशर है आप राइटफुली कह रहे हैं। आई थिंक Q3 Q4 वीक रहते हैं तो लार्जली फैक्टर्ड इन होने चाहिए। जो एक वीजा रिलेटेड इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं उसकी वजह से शायद एक प्रेशर हो सकता है स्टॉक पे, बट क्लियरली आई थिंक हमारे हिसाब से आई थिंक वन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑन बोथ दीज एस्पेक्ट। मार्जिन का तो हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी है कि FY 17 से नॉर्मलाइज होने चालू हो जाएंगे, बट वीजा के लिए आई थिंक यू नीड फर्दर क्लैरिटी एंड दैट इज व्हाट द मार्केट इज अ लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट इट दिस। ओके, 4 महीने के लोस पे। लेकिन चलिए मयूरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर? थैंक यू सर। आशीष जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, लेकिन इट्स पॉसिबल कि हमने सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हों और क्लाइंट्स की ये स्टॉक्स में सारी होल्डिंग्स भी हो सकती है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू होगा और आगे चल के वो स्टॉक्स फटाफट भी उनके साथ करना है।